नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज में आप लोग को बताएंगे कि किस प्रकार से सेना के जवान के स्पीच सुनकर पाकिस्तान और आतंकवादियों का होश ठिकाने आ गया। आइए चलते हैं भारत का सेना क्या बोल रही है इस वक्त। पहले यह स्पीच सुनते हैं, तब टीटी बख्शी का भी सुनेंगे, रिटायर्ड फौजी है उनका भी सुनिए। इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। भारतीय सेना के एयर डिफेंस मेजर्स जो कि हमने इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलजुल कर तालमेल में लिए, उसके बारे में कुछ बातचीत करूंगा। इस विषय में मैंने कल भी कुछ टिप्पणी करी थी, लेकिन आज मैं इस युद्ध के अहम एस्पेक्ट के बारे में आपको थोड़ा और पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं। हमें एयर डिफेंस ऑपरेशन सिंदूर के एयर डिफेंस की कार्रवाई को एक कॉन्टेक्स्ट में समझने की आवश्यकता है। मैंने आपको कल बताया था कि पिछले कुछ सालों में आतंक की गतिविधियों का कैरेक्टर जो है उसमें कुछ बदलाव आ रहा था। अब हमारी मिलिट्री के साथ साथ मासूम सिविलियंस जो कि अपना बचाव करने में विफल थे, उन पर भी हमले हो रहे थे। 2024 में जम्मू सेक्टर में शिवखोरी मंदिर को जाते हुए यात्री और इस साल अप्रैल में पहलगाम में मासूम पर्यटक इस खतरनाक ट्रेंड के विशेष उदाहरण हैं। पहलगाम तक पाप का ये घड़ा भर चुका था। उसके बाद जो हुआ उसके बारे में हम कल विस्तार में बातचीत कर चुके हैं, क्योंकि आतंकियों पर हमारे सटीक हमले लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री को पार करे बिना किए गए थे। हमें पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान का वार भी बॉर्डर के उस पार से ही होगा। इसलिए हमने अपनी एयर डिफेंस की पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी। हमारी इन्वेंट्री में शामिल काउंटर मैन्ड एरियल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साधन और एयर डिफेंस वेपन्स का इंडियन एयरफोर्स के इसी प्रकार के सिस्टम्स के साथ एक अनोखा मिश्रण किया गया। इसलिए आपने देखा, आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल बाउंड्री से कितनी लेयर्स, रडार्स, काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, उसके पीछे शोल्डर फायर्ड वेपन्स, हमारे विंटेज एयर डिफेंस वेपन्स जो कि काफी सालों से हमारी सेना में हैं। एयर मार्शल भारती ने भी उसके बारे में बात करी। और लास्ट में हमारे मॉडर्न एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स। तो कोई मौका नहीं था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ये मल्टी टियर डिफेंस को पार करके पीछे हमारी एयरफील्ड या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर पाए। ये जो डायग्राम आप अपने सामने देख रहे हैं, ये मुझे एक इंसिडेंट की याद दिला रहा है और मैं आपको इस उदाहरण के जरिए से एक ये एस्पेक्ट हाईलाइट करना चाहता हूँ। जब मैं स्कूल में था तो तकरीबन मेरे ख्याल से ये 70 का दशक था और उस समय इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, आज शायद क्रिकेट की बात भी करनी चाहिए क्योंकि मैं देख रहा था कि विराट कोहली
टेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट ले ली। कई भारतीयों की तरह वो मेरे भी फेवरेट क्रिकेटर हैं। तो 70 के दशक में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की फेमस एशेज सीरीज चल रही थी और उस समय ऑस्ट्रेलिया के दो बहुत तेज गेंदबाज जो कि क्रिकेट हिस्ट्री में बड़ा उनका नाम है, जेफ थॉमसन और डेनिस लिली, उन्होंने अंग्रेजी बैट्समैन और उनकी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया था। और ऑस्ट्रेलियंस ने उस समय एक कहावत निकाली थी, दैट फ्रॉम एशेज टू एशेज एंड फ्रॉम डस्ट टू डस्ट, इफ होमो डोंट गेट हियर देन लिली श्योरली मस्ट। और अगर आप इस लेयर को देखें तो आप समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप सारे सिस्टम्स को पार कर भी गए तो आपको फिर भी एयरफील्ड या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन या जो भी चीज को आप टारगेट कर रहे हैं उसमें पहुंचने से पहले कोई ना कोई इस लेयर्ड ग्रिड का सिस्टम जरूर गिरा देगा। जो दुर्दशा कल आपने पाकिस्तान एयरफील्ड की देखी और शायद आज भी एयर मार्शल भारती की प्रेजेंटेशन में, हमारी एयरफील्ड्स हर प्रकार से ऑपरेशनल हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के ड्रोन्स और वेपनाइज्ड यूएवीज से की गई हमलावर कोशिशें भी इस ग्रिड के कारण नाकाम हुई और जो बचे कुचे ड्रोन्स थे उन्हें हमारे शोल्डर फायर्ड हथियारों से मार गिराया गया। मैं यहाँ पर अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की भी सराहना करना चाहता हूँ। उनके डायरेक्टर जनरल साहब से लेकर बॉर्डर पर तैनात बीओपी पर पहरा देने वाले आखिरी जवान भी हमारे इस अभियान में बढ़ चढ़कर शामिल हुए और बहुत बहादुरी से उन्होंने हमारा साथ दिया। उनके काउंटर अनार्म सिस्टम्स भी हमारे इस मल्टी टियर्ड एयर डिफेंस ग्रिड का हिस्सा थे, जिसके कारण पाकिस्तान की नापाक हरकतों का विनाश किया गया। आपने सुना ही होगा, जब हौसले बुलंद हो तो मंजिलें भी नहीं चलता। मैं कहना ये चाहता हूँ, ये सवाल देखिए, हमारे देश में एक बड़ा मधुर गीत है, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मैं महात्मा गांधी जी की तहे दिल से इज्जत करता हूँ। वो संत थे लेकिन वो सच बोलने वाले थे और भगवती कृपा से अगर आज वो जीवित होते तो वो खुद बोलते कि ये मेरी वजह से नहीं हुआ, जिसकी वजह से हुआ उसको आपने जिंदा गाड़ दिया, दफना दिया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? आपने गाड़ दिया। यू आर गिल्टी, आई एम गिल्टी, ऑल ऑफ अस आर गिल्टी। जिस आदमी ने, जिस शख्स ने और जिसके सैनिकों ने हमें आजादी दी, आपने उनको जिंदा दफना दिया। 60,000 की इंडियन नेशनल आर्मी थी जो सुभाष चंद्र बोस ने रेस करी थी, खड़ी करी थी। 3 डिविजन थी इसके अंदर और इनमें से 60,000 में से 26,000, जरा आंकड़ों पे ध्यान दीजिए, 60,000 में से 26,000 शहादत और कुर्बानी उनको मिली, प्राप्त हुई। वो लड़ते लड़ते मरे ताकि आप और मैं आजाद हो। 26,000 की कुर्बानी और आप कह रहे हैं दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। तुम्हारा मैं मुंह तोड़ दूं तो मेरे पास आके गाओ। नहीं साहब, आपको हक क्या है? वो 26,000 जो हमारे परिवार जो जिनके घर में मातम मना है, आप उसको भुला सकते हैं कि हमने साहब लाठी खाई, हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, हम क्या कहते हैं होम मिनिस्टर बनेंगे। अरे लाठी तो मेरी भैंस भी खाती है साहब, मेरे गांव में वहां लाठियां पड़ती। अब उसको कल हम हर भैंस को यहाँ बिठाएंगे क्या? भैंसासुर बनाएंगे किसी को? देखिए साहब, ये दुख की बात ये है। बोले साहब बख्शी साहब बड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो? आज की बात करो ना। Where you are going depends a lot on where you came from. आप कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, बहुत हद तक मुनस्सर है हम कहाँ से आ रहे हैं साहब। किस मोड़ से हमने ये गांव का राह पकड़ी।
ठीक है, और इसके लिए अपने अतीत को याद करना जरूरी है, क्योंकि हमारे अतीत में छुपा हुआ एक बहुत बड़ा धोखा, एक बहुत बड़ा धोखा। पहले हमें कहा जाता था, साहब आप कहते हैं कि बोस ने आजादी दिलवाई, क्या प्रूफ है आपके पास? तो रंजन बोरा की जो हिस्टोरिकल जर्नल ऑफ इंडिया के अंदर एक आर्टिकल है जिसमें इसको साइट किया गया है, मजूमदार की एक किताब है जिसमें इंटरव्यू साइट किया है कि साहब ये क्लेमेंट एटली, लॉर्ड क्लेमेंट एटली, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड 1945, अगस्त 1945, 1950, जिसके समय ये ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ। Have you got me? आजादी नहीं कह रहा साहब, जिसके समय में, जिसके कार्यकाल में ये ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, उसने खुद बात करी जस्टिस पीवी चक्रवर्ती से, ठीक है, और उसने कहा, जो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने आपको अभी सुनाया, कि साहब आपने भारत क्यों छोड़ा? 1942 की क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन तो फेल हो चुका था। 45 में आप विश्व युद्ध जीत चुके थे, आप तो 30 मार कहाँ थे उस वक्त? आप साहब इतनी जल्दी उड़नछू क्यों है? उसने बोला 3 शब्द, इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस, 3 शब्द। लेकिन वो भी देखिए साहब, शातिर लीगल दिमाग, उन्होंने वहां नहीं छोड़ी बात। नहीं तो फिर साहब मुझे ये बताइए कि महात्मा गांधी की फ्रीडम, नॉन वायलेंट फ्रीडम स्ट्रगल का आपके जाने पे क्या इम्पैक्ट था? वो कहते हैं, and I quote, Attlee's face twisted into a sarcastic smile as he spat out the words M-I-N-I-M-A-L, minimal। ये कौन कह रहा है साहब? जिसने ये फैसला लिया, जिसने ये हस्ताक्षर किए, उससे बड़ा कोई चश्मदीन गवाह आप ढूंढ सकते हैं तो बता दीजिए। लेकिन हमें बोला गया साहब नहीं, बख्शी साहब यू आर ए हिस्टोरिकल स्कॉलर, हाउ कैन यू, ये तो टर्शियरी एविडेंस है, किसी ने किसी को कहते सुना, उसने रिकॉर्ड किया, उसने आर्टिकल में लिखा, आप उसको ला रहे हैं, दिस इज नॉट प्राइमरी सोर्स। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, देवी और सज्जनों, मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से हमारा INA ट्रस्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस INA ट्रस्ट और हमारे कुछ सहयोगी, खासकर डॉक्टर कल्याण कुमार डे, किसी दिन हम लोग इस शख्स का इज्जत से नाम लेंगे। इन्होंने जाके लंदन में ट्रांसफर ऑफ पावर आर्काइव्स में कई सालों का रिसर्च किया। इन्होंने उसको लाके एक छोटा सा मोनोग्राफ बनाया और मेरे पास बेचारे लेके आए। अमेरिका में रहते हैं, वहाँ काम करते हैं, डॉक्टर कल्याण कुमार डे। बोले जनरल साहब जरा ये साहब, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने चिट्ठियां पूरी की पूरी, ही डिड नॉट साइट कि साहब ये डॉक्यूमेंट है, वो पूरी चिट्ठी रिप्रोड्यूस करती है साहब। और इनकी बुनियाद पे अब मेरी किताब में लाना चाहता हूँ, बोस और गांधी, हु मेड इंडिया फ्री, 2 शब्दों में साहब हो जाए, फैसला हो जाए। शास्त्रार्थ का हमें शौक है इस देश में, तो जरा साहब एक बारी बैठ के फैसला हो जाए, बोस और गांधी हु मेड इंडिया फ्री। और अब हम आपको दिखाएंगे जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। इस प्रोसेस में उनके साथ मिलकर हमने कहा पहले आइडेंटिफाई करिए कि अंग्रेज सरकार में कौन की डिसीजन मेकर्स थे जिन्होंने भारत की आजादी पर जो है फैसला लिया। मेरे पास वैसे स्लाइड भी है, लेकिन मैं ज़बानी आपको बोल दूंगा, समय नहीं व्यर्थ करूंगा। पहला चश्मदीन गवाह, पहला एक्टर, लॉर्ड क्लेमेंट एटली, जिसकी मैंने बात अभी करी, ठीक है साहब। लंदन में पैट्रिक लॉरेंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखें, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजें। जय हिंद, भारत माता की जय।